Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 4 executive. Today's our topic is president. तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया है उसमें दो तरह की एग्जीक्यूटिव है। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंदर भी एक रियल एग्जीक्यूटिव है और दूसरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट के लेक्चर में कर चुके हैं। अगला जो पार्ट है हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाम मात्र को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो पावर दी गई है लेकिन रियल में उसके पास कोई पावर नहीं होती, वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है? इंडिया का एक तरह से क्या कह सकते हैं कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, यानी नाम मात्र का मुखिया है, यानी हेड ऑफ कंट्री तो है, देश का मुखिया है, सबसे फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, यानी कि इससे बड़ी पावर किसी के पास नहीं है। लेकिन रियल के अंदर वो सारी की सारी पावर का यूज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल करती है, क्योंकि आर्टिकल 75 में क्लियरली लिखा गया है कि एक क्या होगी, प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक एडवाइजरी होगी जिसका नाम होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसकी एडवाइस को मानना क्या है, प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है। तो इसीलिए क्या है, ये एक नॉमिनल एक तरह से कह सकते हैं कि पावर बन के रह जाता है प्रेसिडेंट। तो अब इसकी स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, पद है, उसकी व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक तरह से हमारे कंट्री का क्या होगा, हेड होगा। लेकिन आगे क्या है, आर्टिकल 75 में उसकी पावर छीनने के बाद क्या है, वो एक नॉमिनल पावर बन के रह जाता है। अब इसके बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, यानी क्या हर व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है? तो इंडिया के अंदर क्या प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो क्या कहा गया है कि जो क्वालिफिकेशन हम लोकसभा में पढ़ेंगे, यानी लोकसभा के मेंबर के लिए है जो क्वालिफिकेशन, वो सारी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा में पढ़ेंगे। इसके अलावा वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो न्यूट्रल हो यानी कि जन्मजात हो, या न्यूट्रलाइज हो यानी बाद में उसने क्या है इंडिया की सिटीजनशिप ली हो, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक। सेकंड है 35 ईयर ओल्ड एज का होना चाहिए, यानी उसकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज, ये क्या है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है इंडिया के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल से के लिए क्या है, पॉलिटिशियन के लिए मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है, मिनिमम एज की लिमिट है। तो ये 35 ईयर ओल्ड क्या है, मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है वो क्वालिफाइड एज ए लोकसभा, यानी लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होती है वो सारी की सारी इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा 15,000 एज ए सिक्योरिटी के रूप में वो सबमिट करवाएगा। जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर काफ़ी प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो सब के सब एज सिक्योरिटी के रूप में 15,000 क्या है, क्या करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे। किसको? इलेक्शन कमीशन को। क्यों करवाए जाते हैं ये? मान लीजिए कि हर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़ पाए, तो एज ए सिक्योरिटी के रूप में सबमिट करवाए जाते हैं। और वो सिक्योरिटी के रूप में सबमिट करवाने के बाद अगर उसको एक कंडीशन जो बनाई गई है इंडिया के अंदर, एक रूल बनाया गया, इतने % से वोटर उसकी सिक्योरिटी को क्या है, जब्त कर लिया जाता है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा वो 50+50 वोटर्स के द्वारा उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म रह जाएगा उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए उनके द्वारा। ठीक है, ये नहीं कि हर कोई चला जाए। तो वो वोटर्स वगैरह कौन होंगे उसके बारे में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है उसका टेन्योर कितना होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स का होता है, यानी कि सिंपली अगर सिंपल वे के अंदर, बेसिक वे की अगर हम बात करें तो 5 ईयर तक वो अपने पद पर रहता है। 5 ईयर के बाद दोबारा से इलेक्शन उसके करवाए जाते हैं, लेकिन क्या है उससे पहले उसको हटाया भी जा सकता है। वेकेंट सीट के बारे में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है री इलेक्शन। क्या एक प्रेसिडेंट बनने के बाद री इलेक्शन कर सकता है, यानी दोबारा से वो चुनाव लड़ सकता है, री इलेक्शन हो सकता है उसका? तो इंडिया के अंदर ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो क्या है, प्रेसिडेंट एक बार बनने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो लगातार 2 बार यानी 2 टाइम्स तक क्या है इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। तो उसके बाद हमारी ये एक तरह से प्रथा बना दी गई है, एक तरह से ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक बार जो प्रेसिडेंट बन जाएगा वो दोबारा क्या है इलेक्शन नहीं लड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, वो क्या है दोबारा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता है। तो इसलिए इंडिया के अंदर अगर हम आज की बात करें तो एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक परंपरा के अकॉर्डिंग कोई भी एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा री इलेक्शन नहीं करता है, दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ता है। अब कहा गया इन केस प्रेसिडेंट ऑफिस फॉल वेकेंट, अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, कोई और भी इशू हो जाता है, वो अपना रिजाइन दे देता है, यानी उसका पद खाली हो जाता है, उसका ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो क्या होगा, उसका पद कौन संभालेगा?
वैसे तो ये है कि हम क्या है, जैसे ही हमारा टेन्योर पूरा होता है उससे पहले हम दूसरे प्रेसिडेंट को क्या इलेक्ट कर लेते हैं और फिक्स डेट तक, यानी मान लीजिए कि 20 मई को क्या है कंप्लीट होने वाला है, तो उससे पहले उसके इलेक्शन वगैरह करवा करके कंप्लीट कर लिए जाते हैं और जिस दिन वो क्या है अपना पद छोड़े उससे पहले ही क्या है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को क्या ओथ दिला दी जाती है, शपथ दिला दी जाती है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन के अंदर वो तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, रिजाइन दे देता है एट ए टाइम, तो क्या होगा, उसका जो पद होगा वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। वैसे वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होने पर सारी पावर प्रेसिडेंट वाली किसके पास चली जाती है, वाइस प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब क्या है, कुछ ऐसी भी सिचुएशन तो हो सकती है जिसमें क्या है वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो क्या होगा, तो हमारा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो क्या है उस पद को संभालेगा। अब तक 2 बार इंडिया में ऐसा हो चुका है जब हमारी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली थी और 2 बार क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया था, पद संभाला था। तो इंडिया में 2 टाइम ऐसा हो चुका है अब तक की बात करें। तो ये फॉल वेकेंट के बाद है कि अगर सीट खाली हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये ऑफिस खाली हो जाएगा। अब क्या सैलरीज की बात आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात सैलरी की बात करें तो उसको 5 लाख के आसपास, वैसे प्राइम मिनिस्टर में आपको सैलरी नहीं बताई थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से कोई सैलरी नहीं है, वो लोकसभा या राज्यसभा में जिसका भी मेंबर होता है उस मेंबरशिप के अकॉर्डिंग क्या है उसको सैलरी मिलती है। अलग से अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसकी सैलरी वही रहती है जो आप लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ोगे। तो कितनी होती है, 5 लाख क्या है आज के टाइम में एट प्रेजेंट में क्या है प्रेसिडेंट की सैलरी है। इसके अलावा काफ़ी अलाउंसेस, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं उसको दुनिया में, जैसे कि टेलीफोनरी का बिल मिलता है, रेजिडेंशियल मिलता है, गाड़ी का मिलता है। इंडिया के किसी भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो, चाहे वो एयर का हो, लैंड का हो, किसी भी तरह का हो, वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सब कुछ फ्री क्या होता है उसके लिए होता है। वो कितनी भी विदेश यात्राएं कर सकता है, सब कुछ क्या है इंडियन हमारे कॉन्फिडेंटल फंड से जाएगा उसका। अगला है, इसके अलावा उसको एक प्रेसिडेंट हाउस भी मिलता है जो वाकई में अपने आप में एक तरह से महल की तरह, पैलेस की तरह होता है, जिसमें काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं, वो नौकरी वगैरह करते हैं एक तरह से, चाहे वो पियून हो, चाहे वो रसोईया हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, यानी भारत सरकार द्वारा लगाए होते हैं। यानी वो सारा का सारा जो खर्चा होते हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या है उसको देती है, और ये खर्चे क्या है उसको कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। तो ये किससे क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ये एक ऐसा फंड होता है जिसको पार्लियामेंट कभी भी बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती, तो इससे दिए जाते हैं। तो इसलिए क्या है प्रेसिडेंट की जो सैलरी ये बताई गई है इस फंड से दी गई है। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूर फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। क्या भारत के अंदर, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? आज तक हुआ नहीं है, किसी भी प्रेसिडेंट को अपने पद से नहीं हटाया गया है। अपनी मर्जी से किसी ने रिजाइन दे दिया और बीमारी वगैरह वो दूसरा इशू है, लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट को क्या है अपने ऑफिस से आज तक रिमूवल नहीं किया गया। लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम, हमारे यहाँ प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया, वो क्या है इम्पैचमेंट बोलते हैं इसको। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इम्पैचमेंट, यानी हिंदी में महाभियोग, सबसे बड़ा जो केस होता है पूरे इंडिया का। तो ये इम्पैचमेंट के द्वारा इसको हटा सकते हैं। इम्पैचमेंट है क्या, इम्पैचमेंट चला सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमारे एमपीज, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेज। अब ये क्या है, जब ये इम्पैचमेंट चलाया जाता है तो 1/4 मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं, यानी किसी भी हाउस में पहले जाता है, चाहे वो लोकसभा में जाए या राज्यसभा में, उसके 1/4 मेंबर क्या करेंगे, पहले एक नोटिस देंगे प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले, ठीक है। उस नोटिस के बाद 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, 2/3 मेजोरिटी मतलब 66% के द्वारा, यानी कि क्लियर मेजोरिटी के द्वारा, सीधी सी बात है, वो क्या करेंगे अलग अलग पास करेंगे, लोकसभा अलग पास करेगी और राज्यसभा अलग पास करेगी। उसके बाद ही क्या है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। यही इम्पैचमेंट आपको पढ़ने को CJI के लिए भी मिलेगा, CJI को भी सिर्फ इसी तरीके से हटाया जा सकता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ये क्या है इम्पैचमेंट है, जो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं हटाया गया, ना ही कोई चीफ जस्टिस हटाया गया इस तरह से। सिर्फ एक चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, एक चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग इस तरह का इम्पैचमेंट चला, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आएगा आगे। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट कैसे होता है। अब प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था, वो अपॉइंट होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, किसी भी हाउस से हो सकता है, वो मिनिस्ट्री के हैं, उनको सीधा अपॉइंट कर दिया जाता है बस।
लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है? हम डायरेक्ट रूप से क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, हम तो एमएलए एमपी इनको इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट रूप से अपनी अपनी सीट से। जैसे आप कोलाना से क्या है एमएलए कर रहे हो, हिसार डिस्ट्रिक्ट से क्या है एक एमपीज को भेज रहे हो करके। तो उसी तरह से क्या है, हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे से करते हैं। यानी हमारे इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव, यानी पूरे इंडिया से जितने भी इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड का है मैंने याद रखना, जो आम जनता कॉमन पीपल द्वारा इलेक्ट किए गए, जो नॉमिनेट है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और एमपी जितने भी हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर जितने भी हैं, सारे एमपीज। अब जैसे हमारी लोकसभा में कितने हैं, 545 है, उसमें से क्या है 2 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी तरह हमारी राज्यसभा में क्या है, टोटल 245 है, उसमें से 233 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं ओनली, 12 क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो वो नॉमिनेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे सुन, तो इलेक्टेड इंडिया से जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी एमपीज हैं, वो सारे के सारे इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इसको इलेक्ट करते हैं। किस मेथड के द्वारा, प्रोपोर्शनल। हम एमएलए एमपी को किसके द्वारा करते हैं, एफपीटीपी के द्वारा करते हैं, ये आपको बता दिया जा चुका है एफपीटीपी क्या होता है। और प्रेसिडेंट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा करते हैं। इस सिस्टम में एक कोटा होता है, जैसे कि आपको बताया था, जिसके अंदर क्या है, टोटल जितने वोट हैं उसको 1+1 से डिवाइड, प्लस में 1, यानी उसको 51% वोट क्या होते हैं, लेने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल सिस्टम है, जिसके अंदर चॉइसेस भी दी जाती है। अगर फर्स्ट में वो कंप्लीट नहीं होता तो सेकंड चॉइस है, सेकंड में नहीं होता तो थर्ड चॉइस है। इसके बारे में हम मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। इस सिस्टम के द्वारा क्या है किया जाता है, लेकिन फर्क क्या आता है, अब ये डिफरेंस आ जाता है। सीट एक है, हमारे एमएलए तो पूरे इंडिया से हम अगर बात करें तो 2500 के आसपास है, लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हो सकते हैं, 2500 के आसपास के हमारे एमएलएज हैं। इसमें यूटी वगैरह के सारे इलेक्टेड जितने भी एमएलए ऐड होते हैं। जबकि एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी कितने हैं, एमपी तो बताए थे 543 एंड 233, यानी 776 है। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो सीधी सी बात है एमएलए जिसको इलेक्ट करना चाहें वो इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट में इलेक्शन को डिवाइड कर दिया गया, यानी 50% जो राइट दे दिया गया वो इनको दे दिया गया और 50% राइट दे दिया गया इनको। आगे समझ, दोनों को 50-50 कर दिया गया, यानी एमएलए के वोट की वैल्यू 50% होगी और एमपी के वोट की वैल्यू 50% होगी। यानी जितने वोट ये डालेंगे उन सब की 2500, उनकी 50% वैल्यू मानी जाएगी और इनकी 50। वो कैसे, अब देखिए, सबसे पहले वैल्यूज निकाली जाएगी एक एमएलए के वोट की। एक एमएलए जो वोट करता है उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये हर स्टेट के अंदर वैल्यू अलग अलग है। नंबर ऑफ वोट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज भी लिख सकते हो, वोट्स ऑफ द इलेक्टेड एमएलए। वो कैसे है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को, जैसे मान लीजिए कि हरियाणा है, हरियाणा की उस स्टेट की सीट से डिवाइड कर सकते हैं और उसको फिर 1000 से डिवाइड। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 9 लाख है, 9 लाख है सिर्फ, एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, हमारे यहाँ सीट्स कितनी है एमएलए की, 90 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 9 से 9, इसको फिर 1000 से और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से ये, यानी कितना बच गया, 10 बच गया। तो एक एमएलए की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 10 आ जाएगी। यानी एक एमएलए अगर वोट करेगा तो वो 10 वोट काउंट किए जाएंगे, यानी उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। ये तो क्या 50%। इस तरह से इन सब की वैल्यू निकाल ली एक एमएलए की, हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, बिहार की, सबकी। अब पूरी जितनी पूरे इंडिया से जितनी एमएलए की वैल्यू बनी है, जितनी टोटल, उसके अकॉर्डिंग हम एमपीज की वैल्यूज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एमपी के वोट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिखा है देखो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए, जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं उनके वोट की जितनी वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए इनकी आई है हमारी, सिंपली तरीके से बता देता हूं, 776 क्या है हमारे, 776 क्या है टोटल, ये वाले कितने हैं 776 हैं। इनसे क्या है, उनको डिवाइड कर देंगे, जितने आएंगे डिवाइड करने के बाद वो एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से इनके वोट की वैल्यू क्या कर दी गई, 50-50% कर दी गई। ये इसका क्या है, इलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, आपको इतना डिटेल से नहीं राइट करना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। सिर्फ इतना है कि इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एमएलए एमपी करते हैं। कौन सा मेथड, प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को अपनाया जाता है, वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एमएलए की कैसे, एमपी की कैसे, और इसमें एक कोटा है। कोटा का एग्जांपल आप पहले भी बता चुके हो, जितने टोटल वोट हैं प्लस में 1 यानी 2 से उसको डिवाइड करना इंडिया के अंदर, और +1 यानी 51% के पास आसपास उसके वोट आएंगे आपके। ये कोटा है, ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल आप देना चाहो दे सकते हो एग्जाम के अंदर, ना देना चाहो तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद इसकी पावर्स रहती है, पावर्स को आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।